गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और आज हम एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक का पार्ट 2 बुक का आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो जैसा कि मैं पढ़ाता हूं आपको, अगर आप ये वीडियो घर से देख रहे हैं या कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, अपनी रिस्पेक्टिव बुक ओपन कर लीजिए। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर प्रॉपर आपको टाइम दूंगा, वहीं पे वीडियो आपको पॉज कर लेना है और वहां तक रीड करके फिर आगे प्रोसीड करना है। कभी भी आप ऐसा कोई भी वीडियो देखने के लिए ना करें, चाहे वो मेरी वीडियो देखें या किसी और की, कि पहले आप पूरी वीडियो देखें और फिर बुक को पढ़ने जाएं। इससे क्या होगा, फिर आपकी स्टडी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। पहले वीडियो को देखना और फिर पढ़ना। चाहे भले वीडियो 1 घंटे की हो, 2 घंटे लग जाए रोक रोक के, लेकिन आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ये मेरी एक आपसे छोटी सी एक एडवाइस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाइए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 4। और लेट मी टेल यू, मेरे पास जो बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आप ले सके तो दिस इज संदीप गर्ग। ये मेरी काफी रिकमेंडेड बुक है, काफी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। अगर ये बुक आप कहीं से परचेज कर सकते हैं तो फिर आपकी मेरी वीडियो काफी इजी हो जाएगी। और वैसे भी जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका नोट जो है डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। जो भी समरी नोट्स होंगे वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जैसे कि मैंने बाकी चैप्टर्स में दिए थे आप। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले इस वर्ड को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए बैकग्राउंड पहले समझिए। ये हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन कैपिटल। जैसे मैं और आप एजुकेशन ले रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने भी कहीं से शिक्षा प्राप्त की होगी, मैंने भी पढ़ा होगा। तो हमारे देश का प्रयास क्या है कि हर युवा, हर पर्सन, हर एक जनरेशन एजुकेटेड बने। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है कि जब आप पढ़ लिख लेंगे, जब आप एक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और एक अच्छे नागरिक को हम ये बोलते हैं वो एक असेट बनेगा। अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं ना, वो एक असेट बनेगा। अगर हम अनएजुकेटेड होंगे, शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम पे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास कई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर हमें देश के ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, असेट्स में क्रिएट करना है, तो उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको हमें सही और गलत सिखाना पड़ेगा। यही एक चैप्टर है हमारा और ये मेरा सबसे फेवरेट है पूरे इंडियन इकोनॉमी में। और आप भी इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो यू विल आल्सो एंजॉय दिस चैप्टर। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन मैं और आप, हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है, हमारा डेवलपमेंट करना है। और वो डेवलपमेंट तभी होगा, जैसे कि मैंने बताया, हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, हमें अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और ये हम मिलेगा मतलब हम सरकार से एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि हम घर में बैठे रहेंगे और सरकार हमें सब कुछ देगी। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमें इतना अपने आप को सक्षम बनाना है कि हम अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन, अच्छा मेडिकल, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हम खुद ले सकें, राइट। अगर हम अनएजुकेटेड होंगे तो हो सकता है ये सारी सुविधाओं में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़े। क्लियर? तो आ जाइए, एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैं बुक से पढ़ रहा हूं, आप वहां पे फोकस कीजिए। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन पढ़ा लिखा होगा तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ होगी, डेफिनेटली उससे कंट्री ग्रोथ होगी और हमारा एक विकासशील देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है वो बहुत जल्दी एक डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रयास है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए, कैपिटल 2 टाइप की है। जैसे मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं और फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, मुझे स्टॉक चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। ये जो कैपिटल मेरे पास चाहिए इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। ये सारी कैपिटल कौन सी है? फिजिकल कैपिटल। और मैं और आप उस मशीन से काम करेंगे, मैं और आप उस मशीन को चलाएंगे और हम सब उस मशीन को प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब क्या हैं? ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन आप खुद बताइए, बिना अगर आप पायलट ट्रेनिंग लिए हवाई जहाज उड़ाएंगे तो क्रैश हो जाएगा। बिना आप एजुकेशन लिए अगर आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो फेल हो जाएंगे। बिना शिक्षा के अगर आप आगे लाइफ में जाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है, देखिए, थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये कैसे आती है? 3 चीजों से। कैसे? एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कुछ कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करके किसी चीज में एक्सपर्ट बनते हैं, कोई कोई लोग वही वही काम कर करके बार बार क्या बन जाते हैं? उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने क्या क्रिएट किया? अपने आप को ह्यूमन कैपिटल में क्रिएट किया। तो यहां तक मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक ह्यूमन कैपिटल और एक
फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बताया जो एक टेंजिबल एसेट है, जिसको हमने खरीदा, जिससे हमने कोई प्रोसेस किया, जिससे हमने कोई चीज बनाई, ये हमारा क्या है, फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल मैं और आप जो ट्रेंड होके अच्छी शिक्षा लेके हम एक काम में, एक प्रोसेस में लगे होते हैं। डॉक्टर हमारे लिए क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। लॉयर क्या है, इंजीनियर क्या है, राइट। ये सब लोग देश को चला रहे हैं, ठीक है ना। इतने सारे मंत्री, मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट में बैठे हुए, सब एजुकेटेड है और वो देश को चला रहे हैं। ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। हमें भी वहां पे जाके पहुंचना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो दोस्तों, आपकी बुक में होगा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आराम से उस पॉइंट को ढूंढिए और मैं वन बाय वन पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, वहां पे आप देखिए। एक चीज और देखिए, जैसे मैं आपको संदीप गर्ग की बुक से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके पास कोई और राइटर हो, पूनम गांधी हो, टी.आर. जैन हो, वट एवर बुक आपके पास हो सकती है। तो जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिश कीजिए वो पॉइंट सेम ही होंगे बुक में, थोड़ा सा वर्ड इंटरचेंज होगा, बट स्टिल अगर वो वर्ड नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स कर, कमेंट में लिख के या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट में नहीं आया। बट मोस्ट प्रोबेबली 80-90% वर्ड आर सेम। पहला बेसिस है बच्चों, देखेंगे बुक में विदाउट, अभी यहाँ पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ बुक में फोकस करो। टेंजिबिलिटी के बेस पर देखिए, फिजिकल कैपिटल में क्या लिखा हुआ है, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल एंड कैन इजीली बी सोल्ड इन द मार्केट। मैंने बताया ना, एसेट्स हम खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, मशीन को हम ले जाएंगे जहां पे हमारा काम होगा, तो एक टेंजिबल है, ये एक टेंजिबल एसेट है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, human capital intangible and cannot be sold in the market, only the services of human capital can be sold, so the human capital need to be present in the place of production। दिमाग से सारा काम होता है, तो दिमाग को आप ये टेंजिबल नहीं कह सकते, राइट। एक मशीन जब हम कोई देखते हैं, कोई जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो ट्रैक्टर जब कोई काम कर रहा है तो ट्रैक्टर एक असेट है, ट्रैक्टर एक है फिजिकल कैपिटल है। बट ट्रैक्टर को जो चला रहा है, जो दिमाग से चला रहा है, उसको खेती करने के उसको पता है कितने मुझे लेवल पे चलाना है, कहाँ कितनी स्पीड रखनी है, वो एक क्या है, वो एक मेंटल है, यानी एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल, राइट। चलिए दूसरा है डेप्रीसिएशन। अब बहुत आसान, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो टेंजिबल अगर एसेट है तो डेप्रीशिएट होगा, अगर इनटेंजिबल ऐसे ब्रेन है तो वो टेंजिबल डेप्रीशिएट नहीं होता, वो हमेशा अप्रीशिएट होता है। जितना ज्यादा आप ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, मोबिलिटी। Although physical capital is completely mobile between countries, its mobility is restricted due to trade barrier. Here mobility का मतलब यहाँ पे क्या है, one place to another। जैसे मोबाइल जो बना है, वो मोबाइल का मतलब क्या था, दूरियों को कम करने का एक माध्यम। मोबाइल, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं यूपी में बात कर रहा हूँ, मैं कनाडा में बात कर रहा हूँ, मैं यूएस में बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल मीन्स मिनिमाइज द डिस्टेंस थ्रू अ डिवाइस, राइट। तो मोबिलिटी मतलब यहाँ से मूव करने की बात चल रही है। तो मोबिलिटी किसको, मतलब किसको मूव कर सकते हो आप, फिजिकल एसेट को मूव कर सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल, मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन हर व्यक्ति की नॉलेज को आप एक जगह नहीं ले सकते। जैसे हमारे देश के बहुत ही अच्छे अभी तक के प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको कई कंट्री से ऑफर आया कि हमारी कंट्री में आ जाइए, यहाँ की नागरिकता ले लीजिए, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला, मैं इंडिया में पला पड़ा हूँ, इंडिया में मैंने नॉलेज ली है, मैं अपने सेवा इंडिया को ही दूंगा। यानी उन्होंने अपनी मेंटल सर्विस, अपने ह्यूमन कैपिटल को इंडिया में ही लगाया। उन्होंने मिसाइल बनाई, उतना उन्होंने हमारे यहाँ अंतरिक्ष परीक्षण किया, बहुत सारी चीजें, जो हमारा पहला परमाणु हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो उन्हीं के माध्यम से हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, सेपरेबिलिटी फ्रॉम दी ओनर। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड, इसको आप ओनर से अलग कर सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, इसको कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो ओनर है, जो बिजनेस चला रहा है, वही क्या है, फिजिकल मेंटल कैपिटल का यूज कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, नेचर ऑफ प्रोसेस। फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर एंड इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। देखिए कौन सी मशीन लगानी है, कहाँ से मशीन खरीदनी है, मुझे मशीन में कितना घंटे काम करना है, ये पूरा जो डिसीजन है किसका है, ओनर का है, राइट। अच्छा, जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है, किस व्यक्ति से काम कराना है, कितना उसकी नॉलेज है, तो ये सारा ओनर पे डिपेंड नहीं है, ये थोड़ा दो फैक्टर पे डिपेंड है, सोशल एंड ओनर का कुछ इन्वॉल्वमेंट। कहाँ से मुझे स्टूडेंट को लेना है, जैसे कोई कंपनी है दोस्तों, जब वो कैंपस प्लेसमेंट करती है, जब वो किसी एम्प्लॉयर को हायर करती है, तो उसे पता है बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, उसे पता है कहाँ के छात्र ज्यादा होनहार हैं, तो वो चूज करती है मुझे अपने एम्प्लॉयज को कहाँ से हायर करना है, राइट। तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ह्यूमन कैपिटल कहाँ से ऑब्टेन करेगी।
फिजिकल कैपिटल में क्या होता है कि हम अपनी मशीनरी वहीं से ज्यादा लेते हैं जहां हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन। इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट एंड ह्यूमन कैपिटल में लिखा हुआ है इट इज फॉर्मेशन डन थ्रू दी कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशन। देखिए, मशीन आपके पास नहीं है तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, महंगी मशीन परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेंटल में ऐसा नहीं है। मेंटल के लिए हो सकता है कि एक अच्छा एम्प्लॉय आपको ना मिल पाए, उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को पढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बेस्ट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बढ़िया से बढ़िया एम्प्लॉय को पहले आपको हायर करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक डिफरेंस हो गया। बहुत ही कम चांसेस क्वेश्चन के आने के, बट फिर भी आप बुक में लिख सकते हैं दिस कैन बी कम इन द 3 मार्क्स ओनली, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई भी 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स, राइट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो एक बेसिक बैकग्राउंड था। अब एक डेफिनेशन देखिए, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ skilled and capable people in the country over a period of time। एक हम पौधा लगाते हैं, जब एक छोटा सा बीज होता है, जब उस बीज को हम गमले में लगाते हैं तो एक छोटा सा पौधा बनता है। वही पौधा 5 साल में 10 साल में हमें एक अच्छा फल देता है और एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। उस पेड़ को हमने इतनी टेक केयर की थी, तभी उसने आज हमें फल देना शुरू किया। यानी हमने उसको क्या किया, एक छोटे से पौधे को एक बड़े से वृक्ष में कन्वर्ट किया और आज हमें छाया दे रहा है, फल दे रहा है। यही हमें हर ह्यूमन को करना है। एक देश की जिम्मेदारी है कि हम हर एक बच्चे को शिक्षा दें, हर एक बच्चे को एजुकेशन दें, अच्छी से अच्छी सर्विस दें, ताकि कल के दिनों किसी भी सेवा से वंचित न रह जाए। और जब हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तभी वो कल के लिए देश में क्या करेगा, योगदान करेगा। तो ये हमारा एक तरीके से पूरा डेफिनेशन पार्ट हुआ कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। मैंने आपको एक पौधे का एग्जांपल देके बताया। तो इसी तरीके से हमें हर एक पर्सन का डेवलपमेंट करना है और उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, तभी हम कह सकते हैं कि उसका एक हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया, राइट। अब आते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है, दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज, कैसे आप एक ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, कैसे आप एक नागरिक को जिम्मेदार नागरिक बनाओगे, कैसे आप एक आम आदमी को सारी शिक्षा देके उसको इस योग्य बनाओगे कल वो भी एक अच्छी सर्विस दे। जैसे आपने बहुत सुना होगा कोरोना काल में सोनू सूद के बारे में, राइट। मैंने भी उनको बहुत काफी टाइम बाद जाना, हालांकि मैं ज्यादा मूवी देखता नहीं हूँ, बट कोविड से बहुत फेमस हुए। अब आप खुद सोचो, उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में हजारों एक्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसा एक्टर का बाहर आना जिसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं थे। मोस्टली हम जानते हैं भाई कोई बड़े एक्टर है, मान लीजिए शाहरुख खान है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, ये एक्टर है, हम जानते हैं कि इनके पास अमाउंट पैसा भी बहुत है, इन्होंने नाम भी बहुत कमाया। तो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे एक्टर मदद करते तो ठीक है, लेकिन सोनू सूद के बारे में कोई ऐसा कोई नहीं जानता था कि ऐसा आदमी आएगा जो देश की सेवा में अपनी जान तक की लगा दे, भाई मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, लोगों घर तक छोड़ूंगा। और अभी भी उनके, आपको पता होना चाहिए, ऐसी कई सारे चैरिटेबल फंड चल रहे हैं, डोनेशन फंड चल रहे हैं, जहां पे आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं, शिक्षा में, एजुकेशन में, मेडिकल में, इंफ्रा में, उनकी कोचिंग में, राइट। तो ये क्या है, वो एक आदमी हजार की भीड़ में ऐसा आदमी कैसे बना, सेपरेट कैसे हुआ, यही तो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जब उसके दिमाग में ऐसी चीजें जाएंगी कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो लोगों को शिक्षा देने में हेल्प करूं, अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बन गया हूं तो लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं दूं, अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूं तो लोगों की जिम्मेदारियों को समझूं, लोगों की मुसीबतों को समझूं और उसका निपटारा करूं, अगर मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो कोशिश करूं कि मेरे इलाके में जो बच्चे हैं जो अफोर्डेबल, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं पढ़ाऊं। ये है ह्यूमन कैपिटल का मतलब। ह्यूमन कैपिटल का मतलब पैसा कमाने से यहाँ नहीं है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है अगर यू आर अ डेवलप्ड पर्सन, यू हैव सम knowledge skill, you should spread that knowledge and skill to the society at large। तो अब हमारे पास दोस्तों टॉपिक आता है दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहला है दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जिसका अभी तक हम लोग बात करते आए। शिक्षा पे हमें खर्च करना है और शिक्षा पे कर ही रही है सरकार। तो एक बार सारे पॉइंट आप देख लो, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब वन बाय वन देखिए आप। शिक्षा, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं शिक्षा। आपने देखा होगा हमारे देश में
दो प्रकार के स्कूल चल रहे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, देयर इज नो मच डिफरेंस इन बोथ, देयर ओनली डिफरेंस ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का स्तर सेम ही है। हाँ, आप बोल सकते हैं वहां पे ज्यादा फैसिलिटी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे टीचर क्वालिटी अच्छी, बट देयर इज नो डिफरेंस, राइट। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इज एजुकेशन में सरकार क्या कर रही है। देखिए, आपको एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनना है। अगर आप मुझसे क्लास ले रहे, वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आपको अगर पेरेंट्स एक अपना अमाउंट खर्च करके, अपना रोजमर्रा की खर्चा करा के आपको पढ़ा रहे हैं, तो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, आपको इस जिम्मेदारी से पढ़ना है कि मुझे एक अच्छा नागरिक बनना है। मुझे आज अगर पेरेंट्स ने पढ़ाया है अपने पूरे रोजमर्रा की खर्चों से बचा के सेविंग करने के बाद, तो मुझे भी अगली आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा प्रोडक्टिव बनना है और मुझे भी उनको अच्छी शिक्षा देना है। वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, तभी आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, राइट। अगर आप अच्छी शिक्षा ले नहीं सकते तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप अपनी जनरेशन को पढ़ा पाएंगे। तो सरकार, मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो इंडिया की सरकार हो या किसी स्टेट वाइज हो, यूपी, बिहार, दिल्ली, कोई भी सरकार एजुकेशन सेक्टर में पीछे नहीं है। ये आपको समझना है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटी देखिए, वहाँ पे टीचर का क्वालिफिकेशन देखिए, वहाँ पे मिलने वाली फैसिलिटी देखिए। उन सबको फ्री मत समझिए, उनसे ये समझिए कि अगर वो फैसिलिटी हमें मिल रही है तो उसका हम मैक्सिमम यूज करें। वहाँ जो हमें बुक मिलती है, वहाँ जो हमें ड्रेस मिलती है, वहाँ हमें स्कॉलरशिप मिलती है, राइट, वहाँ जो हमें ज्ञान मिलता है, एक वेल क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाते हैं, कितने सारे कंपटीशन एग्जाम देने के बाद आपके स्कूल में लाखों की भीड़ में टीचर सेलेक्ट होते हैं, फिर आपको पढ़ाने आते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है एक इंसान को एक ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। इस जिम्मेदारी को सरकार पूरा निभा रही है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा निभा रही है। चाहे वो मिड डे मील हो, 5वीं तक के स्कूल में बच्चों को फ्री एजुकेशन हो, 8वीं तक के बच्चों की एजुकेशन हो, 10th 12th बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों को मिलने वाली सारी सुविधाएं, बच्चों को ड्रेस, बच्चों को अच्छी स्कूल, ये सरकार अपने से पूरा अपना वादा निभा रही है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उस फ्री शिक्षा को आप फ्री तरीके से लेते हो या उस फ्री शिक्षा को आप कल के दिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पूरा उद्देश्य पूरा करते हो। तो पहला सोर्स क्या है आपका, मैंने बताया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यही पूरा आपके मैटर इसमें लिखा होगा। अपनी बुक से आप पूरा पढ़ेंगे, जो डाउट आएगा पूछेगा। मैं अंदर मैटर नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम गिविंग यू द होल डिटेल इन दिस पैराग्राफ। एक पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, राइट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब पहले अगर मैं आपको पढ़ाऊं, मैंने पिछले 2 चैप्टर अभी रिकॉर्ड नहीं किए हैं, जो पहले 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के, इंडियाज इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 1951, वहां पे हमने देखा गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, मेडिकल की समस्या, बर्थ रेट की समस्या, डेथ रेट, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे जब हमारा देश आजाद हुआ, हमने समस्याओं को एक एक नोट करा और हमने उस पर काम करना शुरू किया। आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे स्कूलों का हालत पहले क्या थी, आप मानेंगे नहीं। उनके टाइम में एक स्कूल को जाने के लिए, मतलब एक स्कूल शिक्षा लेने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता, 20 किलोमीटर जाना पड़ता। एक जिले में एक स्कूल, ऐसी समस्या भी थी। लेकिन आपके सामने आज वो समस्या नहीं है। पहले एक स्कूल में 2 टीचर, 5 टीचर से पूरा स्कूल चलता रहा। आज वो समस्या आपके पास नहीं है। पहले खरीदने के लिए बुक नहीं, खरीदने के लिए पेन नहीं, स्लेट में लोग काम करते थे, वो इस तरह आज नहीं है। आज हम काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं और आज तो डिजिटल एजुकेशन का टाइम आ गया। जितना ज्यादा हमारी कंट्री ग्रो करेगी, जितना ज्यादा स्टूडेंट मेहनत करेंगे, सरकार आप पे खर्च करेगी और दोनों कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पाएंगे। तो दूसरा हमारा पॉइंट था दोस्तों, हेल्थ। हेल्थ क्या होता है आपको बहुत पता है। सरकारी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। देखिए, आंगनवाड़ी की सुविधा घर घर मिल रही है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पूरा फ्री इलाज हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट बोलती है उनको इलाज करना है। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है सबको बोला गया है कि अगर लोगों के पास आधार कार्ड, आपको उनका इलाज करना है, फ्री में करना है, राइट। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा खर्च कर रही है, हर स्टेट कर रही है, राइट, कोई डाउट नहीं है। तो हमें कहाँ कहाँ क्योर करना है, देखिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे वैक्सीनेशन का काम करना है, क्यूरेटिव मेडिसिन जैसे कि कोई इलनेस हो गई, किसी को कैंसर हो गया, कोविड हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया और टीबी हो गया, ये सब हमें इलाज करना है। सोशल मेडिसिन जैसे कि जो समाज में चलने वाली कैल्शियम, मिनरल, अच्छा वाटर, अच्छी चीजें प्रदान करनी है, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर और गुड सैनिटाइजर फैसिलिटी। तो हेल्थ के सेक्टर में पानी से लेकर के गंभीर बीमारियों तक में हमें खर्च करना है, क्योंकि जब हमारा देश का नागरिक स्वस्थ होगा, बीमारियों से लड़ पाएगा और उसको पता होगा अगर मैं किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त भी हो गया, मेरे देश में उसका प्रॉपर इलाज है, तो हमारे देश की कैपिटल बनेगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखिए,
आप में से कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जिनके पास बिजनेस स्टडीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो क्लास 12th कॉमर्स में दोस्तों बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है, जहां पे एक चैप्टर है स्टाफिंग, मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टाफिंग में हमारे पास होता है कि हम एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है, वहां पे डिस्कशन है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लिंकिंग द चैप्टर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है बच्चों लर्न एंड अर्न, ये आपको लिखना है बुक में, लर्निंग बाय अर्निंग, आप कमा भी रहे पढ़ भी रहे। और ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है, पहले आप पढ़ लीजिए सीख लीजिए फिर आप जॉब पे आइए। जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, एमबीबीएस का कोर्स है, आप जब डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो 5 साल के कोर्स में आपकी स्टडी भी होती है, आपकी ट्रेनिंग भी होती है, आपको सिखाया भी जाता है, आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। इस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक कोर्स है इंडिया में, जिसमें आपको पढ़ाया भी जाता है, सीए के पास आपकी ट्रेनिंग भी होती है और आपको एक नॉर्मल अमाउंट भी मिलता है जिससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं। तो ये इसे बोलते हैं दोस्तों ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आप जितने सारी चीजें देखेंगे तो हमारे देश में इस ट्रेनिंग के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट वाइड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, पॉलिटेक्निक सेंटर बनाए गए हैं। अगर बच्चा 10वीं में फेल हो जाता है या ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता है तो छोटे मोटे कोर्स करके कोई टेक्निकल नॉलेज ले ले और अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सके। आईआईटी आपने सुना हुआ है, आईआईएम सुना हुआ है, तो बड़े बड़े संस्थान हो गए। इसमें नो डाउट पैसे भी लगते हैं, लेकिन इससे आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बन के बाहर आते हैं। ये हमें यहाँ खर्च करना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको पूरा बता दिया, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पैसा मिलेगा और आप सीखते भी जाएंगे, इसे हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन इसका मतलब क्या, ध्यान समझिए। माइग्रेशन हमारे देश में एक समस्या है दोस्तों, पहले भी थी और आज भी बहुत हद तक है। ये क्या है, जैसे मान लीजिए आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ और वहाँ उस टाइम शिक्षा का स्तर सही नहीं था, तो मेरे पिताजी ने मुझे शहर भेजा ताकि मैं अपने बड़े पापा के पास दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। तो उस टाइम ये समस्या क्या थी, मेरे पिताजी ने फेस की कि अगर एक गांव में रहेगा तो गांव में इसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और गांव में शिक्षा में ये हो सकता है शिक्षा ब्रेक हो जाती है। मतलब यू वांट टू स्टडी बट सम प्रॉब्लम अराइज एंड योर एजुकेशन हैज टू बी ब्रेक। मतलब 6वीं तक स्कूल है, 8वीं का स्कूल दूर है तो हम नहीं जा पाए, 10वीं स्कूल है बहुत दूर जाना पड़ता है, कन्वेंस नहीं है, वाहन नहीं है, तो हमारी पढ़ाई बीच में टूट जाती थी। ये सब समस्याएं होती थी, बहुत सारी समस्याएं, इसीलिए मुझे शहर भेजा गया। अब शहर में मैंने पढ़ाई करी, मैंने कोशिश करी मैं मैक्सिमम शिक्षा लूं, अच्छी शिक्षा लूं और एक अच्छा एजुकेटर बन सकूं, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूं बनने की, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये मैंने क्या किया, माइग्रेशन की समस्या को पिताजी ने समझा। यानी उस टाइम माइग्रेशन की प्रॉब्लम क्या थी, शिक्षा जहां पे मैं बॉर्न हूं वहां नहीं थी, मुझे दिल्ली भेजा गया। आज भी समस्या है, पहले भी क्या थी, दूसरी, शिक्षा के अलावा रोजगार। मैं यूपी में हूं, मैं एमपी में हूं, मुझे वहां रोजगार नहीं मिल रहा। मैं पढ़ लिख तो लिया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही तो इतने रुपए की मिल रही थी, मेरा जीवन नहीं चल सकता, राइट। तो मैं उसके लिए दिल्ली गया, सूरत गया, गुजरात गया, आंध्र प्रदेश गया, हैदराबाद गया। ये क्या हो रहा है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रोजगार के लिए। इस समस्या को रोकना पड़ेगा, सरकार ने काफी हद तक रोक दिया है, क्योंकि जहां शिक्षा अच्छी होगी वहीं आपको रोजगार मिल जाएगा, राइट। अब तो हर जगह इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। मैं अपनी बताऊं, मेरे ही स्टेट की मैं बात करूं, पहले और अब में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। अब कोई ऐसा केस नहीं है, हमारे फैमिली के बाकी जो मेंबर हैं वही स्टडी कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन, कोई शिक्षा का डिफरेंस रह ही नहीं गया, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। तो माइग्रेशन की समस्या को रोकना हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ताकि जो लोग जहां हैं वहीं पढ़ें, वहीं बढ़े और वहीं रोजगार क्रिएट करें। यहाँ हमारे को क्या करना है, खर्च करना है। और ये चैप्टर किसके एंगल से हम पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के एंगल से पढ़ रहे हैं, हम देश चलाने की बात कर रहे हैं, तो हमें शिक्षा पे खर्च करना है, रिपीट विद मी, ऑन एजुकेशन, ऑन मेडिकल हेल्थ, ऑन माइग्रेशन प्रॉब्लम, और एक था क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लास्ट है दोस्तों इंफॉर्मेशन, सॉरी, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनिए। जब कोविड आया दोस्तों, तो कोविड की समस्या को गंभीर बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक दिमाग लगाया, और क्या लगाया, मोबाइल सबके पास है, 90% घरों में मोबाइल है, भले डिजिटल नहीं तो नॉर्मल मोबाइल है। तो सरकार ने उसकी कॉलर ट्यून में कोविड के बारे में अवेयरनेस दी, राइट। आपको अगर याद होगा, कोरोना से बचें, हाथ धोते रहें, इतना डिस्टेंस मेंटेन करें, तो हर बच्चे को कोविड के बारे में पता चल गया। ये क्या है, इंफॉर्मेशन। आज इंटरनेट का जमाना है, कहीं कोई हिंसा होती है, कहीं कोई आत्महत्या होती है, कहीं कोई आगजनी होती है, आपके घर पे वो खबर आ जाती है, चाहे वो किसी भी देश विदेश में हुई। ये क्या है, इंफॉर्मेशन। तो
आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है और इंफॉर्मेशन बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वाइड है और हर इंफॉर्मेशन को आपके घर तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी से मैंने कोविड का बताया। आज किसी को टीबी हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीबी का इलाज आ चुका है। बस टीबी का इलाज कैसे होता है, कहाँ होता है, उसकी क्या प्रिकॉशंस है, क्या सिम्टम्स है, हमें पता होना चाहिए और उसके लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। आज प्रधानमंत्री के लिए क्या योजनाएं सरकार ने लाई, मतलब प्रधानमंत्री क्या योजनाएं देश के लिए लाए, क्या नागरिक के लिए, हमें पता होना चाहिए और हमें पता भी है, राइट। इलेक्शन कब है, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट को हमें वोट देना है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हम कहीं ना कहीं से कलेक्ट करते हैं, हम कहीं ना कहीं से रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है और जन जन तक पहुंचाना है। तो ये हमारे पास पूरा हो गया दोस्तों, सोर्सेज जहां जहां हमें खर्च करना है। तो रिपीट विद मी, पहला एजुकेशन, दूसरा मेडिकल, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, चौथा बताइए माइग्रेशन और फिफ्थ हमारे पास आ गया ये इंफॉर्मेशन। तो यहां तक अपनी बुक में डिटेल से पढ़िए, देन विल कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारे पास ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये टॉपिक क्या कहता है मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप बुक से पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही आपस में एक दूसरे से लिंक है। जैसे कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, जब एक बच्चे का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। जब एक बच्चे का विकास हम नहीं कर पाएंगे तो एक देश का विकास कभी भी नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, डोंट टेक इट अदरवाइज, कई देशों में हमें ऐसा लगता है कि वहाँ शिक्षा का स्तर नहीं है, राइट। हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वहाँ शिक्षा का स्तर, ठीक है, मेडिकल का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर हमारे देश से काफी ज्यादा पुअर है। तो वहाँ के बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। इंडिया में जो शिक्षा का स्तर है वो यूएस से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से स्तर अभी इतना हम डेवलप नहीं हो पा रहे। मैं शिक्षा प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही, वहां पढ़ाई जा रही। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वे ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो हमारे यहाँ अभी इतना फंड एलोकेट नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हमें ह्यूमन कैपिटल को बनाना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगी, जो मैंने अभी आपको 5 सोर्सेस बताए। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटेड विद योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ ह्यूमन कैपिटल विल बी डन, इकोनॉमी विल ऑलवेज इंक्रीज, इकोनॉमी विल ऑलवेज इंप्रूव। अगर ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से हम फॉर्म नहीं कर पा रहे, देश को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो हमारी इकोनॉमी डाउन ही जाएगी, राइट। इस एग्जांपल लेके चलिए आप, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कब देखेंगे। अभी एक न्यूज चल रहा है हमारे देश में, हरियाणा का एक जगह है नू, जहां मेवात के पास, वहां एक सांप्रदायिक हिंसा हो गई। उस न्यूज को सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि सांप्रदायिकता होना कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ पे 5-6 प्रकार के लोग रहते हैं वहां थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सांप्रदायिकता में नुकसान क्या होता है आप ध्यान समझिए। गाड़ियों को जलाना, बिल्डिंग को जलाना, सड़कों को खराब करना, इससे क्या हुआ, जो भी दंगा प्रसारित लोग हैं, जो दंगा करने वाले लोग हैं, वो तो अपने घरों में चले गए, वो कल फिर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, याद रखिए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता किसका है, जो बेचारे बीच में है। बीच में कौन है, जिनको ट्रांसपोर्ट देखना है, जिनको बिजनेस करना है, जिनको अपने घरों से स्कूल जाना है, जिनको अपने घरों से ऑफिस जाना है, जिनके दिमाग में ये सब चीजें है ही नहीं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ये, क्या सब, राइट। तो इस प्रकार की चीजों से कभी भी देश इंप्रूव नहीं कर सकता। और आप देख सकते हैं कई कंट्री ऐसी हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और आज भी आगे नहीं बढ़ पाई, उनको आजाद हुए 50 साल 60 साल हो चुके हैं, राइट। अगर हमें देश का विकास करना है तो ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है। और ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो मैंने 5 सोर्स आपको बताए, एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यही एक टॉपिक है, इसको आप एक बुक से पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है। जो मैंने आपको समझाया वो यही चीज का डिस्कशन है। कोई डाउट फिर भी आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा है इंपॉर्टेंस क्या है एंड रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। इसको आप ऐसे पढ़िए कि आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, तेरी भलाई के लिए अच्छे स्कूल में डाला है, तेरी भलाई के लिए ट्यूशन लगवाया है, तेरी भलाई के लिए अच्छी बुक्स मंगाई है, महंगी बुक्स मंगाई है, तो वो आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन पाओ, एक अच्छे ह्यूमन बन पाओ और आप कंट्री के एसेट बन पाओ, फैमिली के एसेट बन पाओ, राइट। इस एंगल से आपको पढ़ना है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सॉरी इंडियन इकोनॉमिक्स है, ये पूरा आपके घर से शुरू होती है, आपके पर्सनल लेवल शुरू होती है। इस एंगल से आप पढ़ोगे तो आपके 90 मार्क्स कहीं नहीं गए,
मेरे पास स्टूडेंट के नंबर इतने आए हैं, 90-80 मार्क्स, सिंपल है लाना, बस आपको पढ़ना है कि यस आप अपने एंगल से पढ़ लो, उसको याद नहीं करना, बस पढ़ते जाना है, राइट। तो पहला हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ह्यूमन कैपिटल बनाने की जरूरत है, क्यों शिक्षा पे खर्च करने की जरूरत है, क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्यों अच्छी एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने की जरूरत, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखिए पहला पॉइंट दोस्तों, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, दो प्रकार की कैपिटल हमने पढ़ी थी, फिजिकल कैपिटल और एक मेंटल कैपिटल, जिसे हम बोल सकते थे क्या, ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो फिजिकल कैपिटल सबके पास देखिए मशीन है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, लेना आसान है लेकिन उसका उपयोग करना बहुत मुश्किल है। आप में से सबके पास बुक्स है, आप में सबके पास अच्छी स्कूल है, आप सब अच्छे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बट क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या आप होमवर्क कर रहे हैं, क्या आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप ह्यूमन कैपिटल के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। सिर्फ स्कूल भेजने से आप एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, सिर्फ अच्छी महंगी बुक खरीदने से आप एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे। यू हैव टू स्टडी बाय सेल्फ, यू हैव टू ओपन द बुक, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द बुक, यू हैव टू आस्क द डाउट, यू हैव टू इन्वॉल्व इन द क्वेश्चंस, राइट, यू हैव टू सॉल्व इट। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होने का बेनिफिट। यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो फिजिकल कैपिटल हमने पढ़ा था, मटेरियल, मशीन, ये हमें यूज करना पड़ेगा इफेक्टिव, तब हम जाके हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तब जाके हम किसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरे पास एक कंप्यूटर है घर में, दिन में मैं 1 घंटे चलाता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल है, मैं दिन के 8 घंटे चलाता हूँ। अब आप खुद बताइए किससे कैपिटल डेवलप होगी, मोबाइल से या कंप्यूटर से? आपको ही पता है, मुझे ही पता है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप सीखने जाते हो, मोबाइल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मोबाइल में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते हो, इससे कोई आपका कैपिटल फॉर्मेशन आज तक नहीं हुआ। लेकिन जब आप कंप्यूटर में बैठते हो तो आप एमएस वर्ड चलाते हो, पीपीटी चलाते हो, एक्सेल चलाते हो, टैली सॉफ्टवेयर चलाते हो, प्रोग्रामिंग सीखते हो, यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, उससे आपकी ह्यूमन कैपिटल हो रही है। तो फिजिकल एसेट्स क्या है आपके लिए? कंप्यूटर है। फिजिकल एसेट आपका मोबाइल नहीं है। हाँ ठीक है, वी कैन टॉक, वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन चेक द वीडियोस, वी कैन वॉच इट, ये भी अच्छा है, बट हमें उस एसेट का मैक्सिमम यूज करना है जिससे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब आप खुद बताइए, जब आपको कंप्यूटर चलाना आएगा तो आप ज्यादा एजुकेटेड हो जाओगे, तो आपको ज्यादा जॉब के चांसेस हैं, तो ज्यादा आपकी नॉलेज एनहांस होगी। जब आप कोई डिग्री ले लोगे, आप सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, तो आप ज्यादा आपके एक्सपेंशन के चांसेस है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी का सीधा लिंक किससे है? ह्यूमन कैपिटल बढ़ने का सीधा लिंक किससे है? आपकी अच्छी एजुकेशन से, आपके अच्छे मेडिकल से। तो इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हमें उसको एजुकेट करना पड़ेगा, हमें उसको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। ये दूसरा पॉइंट हुआ दोस्तों। तीसरा, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब हर कंपनी क्या करती है? अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करती है, राइट। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में हर साल, हर महीने इंप्रूवमेंट करती है। जैसे मोबाइल में देखिए, हर महीने एक नया मॉडल आ रहा है, चाहे वो महंगा फोन हो, चाहे वो नॉर्मल फोन। इस तरीके से क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने आप को इंप्रूव करें? आप घर में पढ़ रहे हैं, मैंने कोई एक एक्सेल का कोर्स कर लिया 1 महीने का, मैंने कोई एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लिया, मैंने कोई टैली कोर्स कर लिया। इन कोर्सेज की ड्यूरेबिलिटी भले कम है, लेकिन इनसे आपकी स्किल तो इनहांस हो रही है, राइट। आपने जर्मन कोर्स कर लिया, आपने कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लिया। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, फिजिकल, इंग्लिश, इसी को आपको पढ़ना है। इफ यू हैव अ टाइम यू कैन ऐड द स्किल्स। तो हमें क्या करना है? अपने पर्सनैलिटी में भी इनोवेशन, इन्वेंशन, ये सब करते रहना है, जैसे कंपनियां किसमें करती हैं, प्रोडक्ट में। वो तभी होगा जब हम उन्हीं 6 चीजों पे खर्च करेंगे, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। एक पढ़े लिखे लोग का एटीट्यूड अलग होता है, राइट। अनएजुकेटेड का एटीट्यूड अलग होता है, इल एजुकेटेड का अलग होता है, सेमी स्किल्ड का अलग होता है, स्किल्ड का अलग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, एक प्रोफेशनल पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है? ही इज ऑलवेज कूल। वो हमेशा बातूनी किस्म का नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं भी गली में टकराए, बात करना शुरू हो गए, लड़ाई कहीं हो रही है, इन्वॉल्व हो गए, कहीं दंगा फसाद हो रहा है, इन्वॉल्व हो गए। ये एक एजुकेटेड पर्सन की निशानी नहीं है। उसके पास एक गोल है, उसके पास एक टास्क है, उसको खत्म करना है। वो सुबह उसी काम के लिए निकला हुआ है, उसको सेकेंडरी वर्ड से कोई मतलब नहीं है। यही यहाँ पे पॉइंट है। एटीट्यूड इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आपका नजरिया कैसे बदलेगा? आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बदलेगा? जब आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट होगी। नेक्स्ट दोस्तों, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे आप खुद बताइए, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है किस बीमारी से क्या होता है, किस बीमारी को कैसे रोका जाता है,
तो जब आपके पास नॉलेज है, जब आपके पास मेडिकल फैसिलिटी होंगी, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की अवधि बढ़ जाती है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले अगर आप देखेंगे पुराने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, उसमें मृत्यु दर बहुत होती थी, इन्फेंटी रेट बहुत होता था, बच्चा जन्म लिया मर गया। क्यों? कुपोषण का शिकार, किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार, है ना। और बुजुर्गों की लाइफ ज्यादा नहीं होती थी, एक ह्यूमन लाइफ थी 50-60 साल, क्योंकि कोई बीमारी हुई इलाज ही नहीं मिल रहा, वैक्सीनेशन नहीं थी। आज इंडिया में देखिए कोरोना के वैक्सीन फटाफट आ गई, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है, हमारे पास कैंसर की मेडिसिन है, हमारे पास गंभीर से गंभीर बीमारी का हमारे पास आज इलाज है। बच्चा पैदा होता है, कितने प्रकार के टीके लगते हैं, यानी हमने उन सब में क्या किया, इंप्रूवमेंट करी, एफिशिएंसी लाई, उसमें इन्वेंशन करी। तो तभी हो पाया जब आप उसमें इन्वॉल्व हो पाओगे, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारे पास पॉइंट है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ये दोनों एक पॉइंट हो गए एक साथ कि इंप्रूव तभी लाइफ हो पाएगी जब हमें शिक्षा का पता होगा, मेडिकल का पता होगा। इस तरीके से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की अवधि बढ़ेगी और हम गंभीर रोगों से दूर रहेंगे। राइट, तो फिफ्थ पॉइंट हो गया इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सिक्स्थ हो गया इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा जीवन आप जी पाएंगे। और नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देश की सबसे बड़ी समस्या हमारे पास, और वो हर देश की समस्या है, क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन समस्या तब बनती है दोस्तों जब हमारे पास पॉपुलेशन को हैंडल करने का तरीका नहीं पता होता। एक घर में 5 बच्चे हैं, अच्छे से जी सकते हैं। एक घर में 10 बच्चे हैं, अच्छे से जी सकते हैं। एक घर में एक बच्चा है, नहीं जी पा रहा है। क्यों? अगर पेरेंट्स के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इतनी उनकी इनकम नहीं है, तो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बीमारी हो जाती इलाज नहीं करा पाएंगे। इस तरीके से देश की भी ये समस्या है। अगर हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत होगी तो मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, सबको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, सबको हम स्कूल नहीं भेज पाएंगे, एक हॉस्पिटल में सबको हम इलाज नहीं दे पाएंगे। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोगों को प्रॉब्लम बताएं, पॉल्यूशन से, पॉपुलेशन से क्या हो सकती है, ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो सकती है। हाँ, आप चाइना अगर बन सकते तो बनिए, चाइना कंट्री ने पॉपुलेशन अपनी बढ़ाई लेकिन उसने मैनेज किया, राइट। तो बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है और उनका डेवलपमेंट रेट काफी अच्छा है। तो पॉपुलेशन का सीधा प्रॉब्लम इससे लिंक है पॉवर्टी से, हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। पॉवर्टी का लिंक सीधा पॉपुलेशन से, अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो पॉवर्टी क्रिएट हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे, और ध्यान देना ही है, हम पढ़ क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना ही है ताकि हम क्या कर पाए, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर पाए। ये 5 to 7 पॉइंट हो गए, यहाँ तक आप आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, और वो है हमारे पास एक प्रॉब्लम। तो टॉपिक क्या है हमारे पास, देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो भी आपके पास बुक है वहाँ से आप देखिए, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ और हम लोग देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। देखिए, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए वहाँ हमें ध्यान तो देना है, लेकिन वहाँ ध्यान देने के लिए हमारे पास रिसोर्स अच्छे होने चाहिए, और वो रिसोर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो जब हमारे पास रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो वहाँ से एक समस्या अराइज होती है, उसे हम बोलते हैं इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपको पता है, कई रिसोर्सेज हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, तभी तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करना पड़ता है। तो जो इंडिया अपने में सक्षम नहीं है वो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सीरियस इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसीज क्या है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये एक तरीके का एक क्या है, काम अच्छा होने का एक तरीके से सिंबल है। इफेक्टिव है आप और एफिशिएंट है आप। तो रिसोर्सेज, एक तो प्रॉब्लम हमारे पास रिसोर्स नहीं है, दूसरा क्या है, सीरियस इनएफिशिएंसी, हमारे पास कुछ चीजों की क्या है, एफिशिएंसी नहीं है। शिक्षा का स्तर, पढ़ाई तो हो रही है, स्कूलों में स्कूल तो खोल दिए गए, बट स्कूल की शिक्षा का स्तर इंप्रूव नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल तो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, बट शिक्षा के तरीके से टेक केयर की सुविधा हॉस्पिटल्स में अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो एफिशिएंसी हमारे पास नहीं, मतलब ऐसा मान लो आप कि हमारे पास प्रोग्राम्स तो हैं, प्रोग्राम इतनी तरीके से नहीं चल रहे हैं कि हम आगे अपने आप को डेवलप कर पाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, एक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी, याद कीजिए आप, माइग्रेशन की प्रॉब्लम। तो वो माइग्रेशन की प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लेके आए हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है, अपने आप ये सोचना कि जहां पे भी मैं हूँ वहां रोजगार नहीं है, ये आप अपने आप सोच रहे हो, राइट। जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे अच्छी शिक्षा नहीं है, जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ के वहां जा रहे हैं जहां उनको ऐसा लगता है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा हॉस्पिटल इलाज मिलेगा, अच्छी हमें नौकरी मिलेगी और हम अच्छे आदमी बन जाएंगे वहां पे।
लेकिन ऐसा नहीं है, इसे ब्रेन ड्रेन की समस्या बोलते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जहां हमारा शिक्षा हुई वहीं हम अपना रोजगार ढूंढें, जहां हम रोजगार ढूंढ रहे हैं वहीं अपनी फैमिली को हम पढ़ाएं, और जहां अपनी फैमिली को हम पढ़ा रहे हैं वहीं हम अपना अपने का प्रोग्राम करें, जैसे हम अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। इस तरीके से ब्रेन ड्रेन की समस्या हमारे पास एक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पहले भी आया था, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मैंने बताया था पॉपुलेशन सारी समस्याओं की जड़ है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, समस्याओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रिसोर्स हमारे पास कम पड़ जाएंगे। तो इस समस्या को कम करने का ही तरीका है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना। नेक्स्ट दोस्तों, सेवरल इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंसेस का मतलब क्या बताया मैंने, जैसे मैंने बताया स्कूल है, बच्चों का रेशियो कम है। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो बच्चों की जो अटेंडेंस है वो पूरी नहीं है, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे, बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनका ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है, ब्रेक में जाना या कंटिन्यू ना कर पाना, इसे हम बोलते हैं दोस्तों सेवरल इम्बैलेंसेस। कई जगह पे कई कई सेक्टर में क्या है, बैलेंस नहीं मिल रहा, जितना हमें रिजल्ट चाहिए उस रेशियो में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम। और क्या है दोस्तों, देखिए लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर ट्रेनिंग। अब देखिए मैंने बताया पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों का रोजगार ढूंढने का प्रोसेस बढ़ जाएगा, सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है, और रोजगार भी उन्हीं को मिलेगा जो ट्रेंड होंगे। अब ट्रेनिंग वही ले पाएंगे जिसके पास इनकम होगी, जिसके पास टाइम होगा। तो अनट्रेन्ड पर्सन को नौकरी दे पाना मुश्किल है। एक प्रॉब्लम बन गई कि लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। तो जो ट्रेन पर्सन होंगे उन्हीं को हम रोजगार दे पाएंगे, अनट्रेन को नौकरी नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया की पर्टिकुलरली हम अगर बात करें तो इंडिया जो है लेबर प्रधान देश है। हमारे यहाँ लेबर है, हमारे यहाँ क्या है, लैंड है, लेकिन हमारे पास कैपिटल की कमी पड़ जाती है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी पड़ जाती है, जिसके लिए हमें बाहर की कंपनियों से यहाँ क्या करना पड़ता है, एसोसिएशन करना पड़ता है। इस समस्या को हमें आगे चल के इससे लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे। दीज आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। यहाँ तक आप डिटेल से अपनी बुक में पढ़िए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारे पास दोस्तों है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट डिफरेंस, राइट। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, देखिए ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ऐसा समझिए आप, राइट। जब आप ट्रेन हो जाएंगे, जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे, तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का आ सकता है, फिर मीनिंग के एंगल से है ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया, अगर आप पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनते हैं तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपका भविष्य ब्राइट है। तो ह्यूमन कैपिटल को मैं कह सकता हूँ, ह्यूमन कैपिटल बेसिक जो एलिमेंट है उसका वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। इसको हम मेन एलिमेंट मानते हैं, किसको, एजुकेशन एंड हेल्थ को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हम मेन एलिमेंट मानते हैं। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ के साथ बाकी चीजों पे भी काम करता है। ट्रेनिंग कैसे हो, उनका लगातार इंप्रूवमेंट कैसे हो, उनको लगातार अवेयर कैसे किया जाए, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, राइट। ओके, ह्यूमन कैपिटल नेक्स्ट पॉइंट पे हम कह सकते हैं नैरो कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट हम कह सकते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें ह्यूमन कैपिटल उसका पार्ट है, राइट। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद एक हेडिंग आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ना है कि किस तरीके से इंडिया ने किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक ग्रोथ अचीव की है। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि इंडिया ने कई सारी ऐसी स्कीम चलाई है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, जिससे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने पे लगे हुए हैं। और जो समस्याएं हैं इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के आगे जो तरीके हम कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम खत्म कर रहे हैं, राइट। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक टॉपिक आता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। जैसे आप जो पढ़ रहे हैं तो आप एक एजुकेशन ले रहे हैं जिसका डिजाइन किया गया है सिलेबस, डिजाइन किया गया है करिकुलम, जो हर स्कूल में पढ़ाया जाता है और सेम बुक रिकमेंड की जाती है, राइट। तो यानी शिक्षा का एक क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो सीबीएसई एक सेंट्रल लेवल पे बोर्ड है, एनसीईआरटी एक सेंट्रल लेवल पे बुक पब्लिश करने का बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। तो एक रेगुलेटरी बॉडी क्या हो गई, मैं कह सकता हूं कि एनसीईआरटी बोल दो आप या सीबीएसई बोल दो, एक एजुकेशन की बॉडी हो गई। तो ऐसी कई सारी बॉडी इंडिया में काम करती है। जैसे मैं बात करूं यूजीसी, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज को गवर्न करता है। जितनी यूनिवर्सिटी इंडिया में है सबको यूजीसी से सर्टिफिकेट लेना होता है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त लेनी पड़ती, तभी आप अपने कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को रन कर सकते हो। इस तरीके से AICTE अप्रूव, AICTE अप्रूव, ये भी क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें भी क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट,
उनको AICTC अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस तरीके से NCERT मैंने आपको बताया, CBSE बताया, एक होता है दोस्तों ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जितने भी रिसर्च के एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर के प्रोफेशंस हैं, इस तरीके से ये सारी बॉडीज बनाई गई हैं कि अगर आपको इनमें काम करना है तो इनसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जब हमारी एक बॉडी होगी, हमारे पास एक एसोसिएशन होगा, उसके निर्देशानुसार हम चलेंगे। स्कूल में मनमर्जी एग्जाम नहीं होगा, स्कूल में मनमर्जी छुट्टियां नहीं होगी, तो हर स्कूल को, हर बोर्ड को एक प्रोविजन के थ्रू काम करना पड़ता है, इसलिए रेगुलेटरी बॉडी बनाना जरूरी है और हमारे देश में ऐसी कई सारी रेगुलेटरी बॉडी हैं। ये पैरा फॉर्म में हमारे पास एक टॉपिक था, उसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आता है एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। अब हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का, और वो क्या है बताओ, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन में जितना हम निवेश करेंगे, बच्चों को जितना हम शिक्षित करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं डेटा पढ़ रहा हूँ, डेटा अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत डेटा आपको एग्जाम में नहीं लिखना। डेटा लिखने के अलग से नंबर नहीं होते, लेकिन आप डेटा अगर आप गलत लिखते हो, जिससे बैड इंप्रेशन पड़ जाता है, तो आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डेटा मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है देखो, एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो देश ने शिक्षा पे कितना खर्च किया है। तो मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इंडिया की दोनों सरकारें हर साल बजट बनाती हैं और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ये लोग बजट एलोकेट करती है कि हमें कितना खर्च करना है, राइट। ऐसे तो हमारे देश का खर्चा बहुत ज्यादा होता है हर एक सेक्टर पे, लेकिन शिक्षा पे हमें फोकस करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन शिक्षा पे इन्वेस्ट करके ही हासिल की जा सकती है। तो क्या ग्राफ है इसका, देखिए इंडिया ने 1952 में जो हमारा परसेंटेज था वो क्या था, 17.92, मतलब हम टोटल खर्चा कितना करते थे अपनी जीडीपी का, 7.92% शिक्षा पे खर्च करते थे, जो आज की डेट में कितना है, 2014 का डेटा मेरे पास है 15.7%, यानी हमने इस पे खर्च करना बढ़ाया है इसके। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का भी यही डेटा है, राइट। अच्छा, तो जीडीपी के इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, 1952 में हमारे पास था 0.64 और 2014 में हो गया 4.3, राइट। तो अभी जो मैंने डेटा आपको बताया वो जीडीपी की परसेंटेज का है, आई एम सॉरी, जो पिछला डेटा था वो जीडीपी की परसेंटेज का नहीं है, वो टोटल एक एवरेज एक्सपेंडिचर है। तो जीडीपी का कितना खर्चा हम करते हैं, तो अब जो मैंने डेटा आपको बताया वो जीडीपी की परसेंटेज का है। एक देश की पूरी जीडीपी निकलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर ही पढ़ेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेशन। तो जीडीपी क्या है, एक देश में एक साल में टोटल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन को हम जीडीपी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टोटल जीडीपी का 1952 में हम 0.64 एजुकेशन में खर्च करते थे, जो 2014 में बढ़ के कितना हो गया है, 4.13। तो अगेन डेटा इफ यू कैन रिकॉल देन ओनली राइट इन द एग्जाम, अदरवाइज डेटा आपको नहीं कोट करना, राइट। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी शिक्षा में गवर्नमेंट ने शिक्षा के किन किन पॉइंट पे खर्च किया उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। आपने भी पढ़ा होगा एलिमेंट्री शिक्षा क्या बोलती है, जहां पे हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, 5वीं तक के स्कूल को हम एलिमेंट्री मानते हैं, राइट। एलिमेंट्री 5वीं तक के स्कूल को हम क्या मानते हैं, जिसे हम प्राइमरी स्कूल भी बोलते हैं, उसमें सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। पूछिए क्यों, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वहां उसको हमें तरीके से इंप्रेशन देना है कि बच्चा स्कूल जाए तो सही, वरना क्या होगा, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं, अपने ही रोजगार में उनको लगा लेंगे, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व कर देंगे। तो एलिमेंट्री शिक्षा में सरकार बहुत खर्च करती है, आपने सुना होगा मिड डे मील है, फ्री एजुकेशन है, फ्री ड्रेस है, फ्री आपको बहुत सारी सुविधाएं सरकार देती है, ताकि हमारा परसेंटेज ऑफ स्कूल का जो एडमिशन परसेंटेज जो है वो बढ़े, राइट। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन टेरिटरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। टेरिटरी क्या होती है, ध्यान से देखिए, टेरिटरी का मतलब क्या होता है, देखिए as we expand school education we need more teachers who are trained in higher education institution, so expenditure on all level of education should be increased। मतलब एलिमेंट्री के साथ साथ और किसको हमें इंप्रूव करना है, हमें हायर एजुकेशन इंप्रूव करना है, राइट, हमें कॉलेज को इंप्रूव करना है, हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी चलाने हैं, राइट, पॉलिटेक्निक के हमें डिप्लोमास भी देने, क्योंकि हमें, मैंने बताया ना आपको, स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे अगर, तो ये नहीं बोलेंगे हमने पढ़ा नहीं, वो ये बोलेंगे कि पढ़ाई छूट गई, वो ये बोलेंगे कि स्कूल दूर था, वो ये बोलेंगे कि हमारे घर में पढ़ाया ही नहीं गया। तो उनके पास रीजंस हैं, कोई इंसान ऐसा है जो पढ़ना ना चाहता, लेकिन उस टाइम समस्याएं बहुत ज्यादा थी। अब इस समस्याओं पे सरकार काम अच्छे से कर रही है।
नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द स्टेट। अब क्या है, स्टेट वाइज इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, हर स्टेट में स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल खोले जा रहे हैं, एक अच्छे विद्यालय विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, ताकि जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई माइग्रेशन की वो ना हो। वरना क्या होगा, हर बच्चा दिल्ली आके पढ़ना चाहेगा, हर बच्चा एक अच्छे शहर जाके पढ़ना चाहेगा, ऐसा नहीं है। हर स्टेट में अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन, अच्छी इंस्टीट्यूशन खोलना हमारी सरकार का उद्देश्य है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक पॉइंट है। अगर हम नॉर्मल डिस्कशन करें तो उतना परसेंटेज गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पा रही जितना एक्सपेक्टेड है। देखिए अब इसके रीजन भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा है, हमें रक्षा पे बहुत खर्च करना पड़ता है। इंडिया एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों से घिरा हुआ है, और पड़ोस में हम कह सकते हैं कई देशों से हमारी अच्छी बनती है, किसी से हमारी नहीं बनती। चाइना, पाकिस्तान, कुछ कंट्री से हमारे मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाते। तो हमें अपनी बॉर्डर को सुरक्षित करना है, हमें अपने नैविक रास्तों को सुरक्षित करना है, उसके लिए हमें शिक्षा बजट पे न चाहते भी खर्च खूब करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ उतना प्रपोर्शन शिक्षा को नहीं मिल पा रहा है जितना हमें एलोकेट करना चाहिए, राइट। उसके बाद एक पॉइंट आता है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन क्या है, आप मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे तो आप देख पाएंगे 5वीं तक के स्कूलों में, 8वीं तक के स्कूलों में कोई फीस नहीं है, बल्कि सरकार आपको क्या कहती है, आपको स्कॉलरशिप हम देंगे, आपको फ्री बुक्स देंगे, बस फ्री ड्रेसेस देंगे। सरकार आपको चाहती है कि एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन जैसे ही इन स्कूल लेवल बढ़ता जाता है, एजुकेशन आगे बढ़ती जाती है, तो वहां पे सुविधाएं कम होती है, फिर वहां पे सरकार आपको अच्छी शिक्षा देने का और प्रयास करती है। जैसे आपने सुना होगा कॉलेज में कभी स्कूल की ड्रेस नहीं मिलती, क्यों? जब कॉलेज में कोई बच्चा चला जाता है तो हम मानते हैं मैच्योर हो चुका है और वो शिक्षा के महत्व को पहचान चुका है, इसलिए वहां पे उसको ये सब चीजें फालतू लगेंगी, आई कैन से, राइट। बच्चे को स्कूल में मिड डे मील देते हो, कभी कॉलेज में आपने मिड डे मील नहीं सुना, क्यों? बच्चे को वहां हमें इनपुट रेशियो बढ़ाना है। मैंने बताया ना, एडमिशन परसेंटेज बढ़ेगा, बच्चा शिक्षा के महत्व को समझेगा, बच्चा अपने आप स्कूल आगे कंटिन्यू करेगा। ये हमारे पास एक डेटा हुआ दोस्तों। एक डेटा आपकी बुक में होगा, वो आपको देखना है। तो आप अपनी बुक में, जैसा कि मैंने कहा, डेटा आपको बुक में लिखना नहीं है, लेकिन इस तरीके से डेटा जो होगा इस पे एक बार उसको आपको पढ़ना है, राइट। इस डेटा में क्या लिखा हुआ है, देखो इस डेटा में क्या लिखा हुआ है। इसमें है एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, यूथ लिटरेसी रेट, मतलब मेल फीमेल का परसेंटेज, लिटरेसी रेट में क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या है, ये परसेंटेज हम लोग एक बार देखेंगे। अगर हमें लर्न होता है तो बेस्ट है, अदरवाइज हमें डेटा को गलत नहीं लिख के आना, राइट। तो डेटा आप एक बार पढ़ेंगे, उसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ डेटा लिख के बताओ, कुछ डेटा ऐसा होते हैं कि जो हमें याद हो जाता है, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटा सा डेटा मैं आपको बताऊं क्या है। इन केस ऑफ मेल द एडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज फ्रॉम 61.9% टू 82%, मतलब 1990 में 61.9 एजुकेटेड परसेंटेज था किसका, मेल परसेंटेज का, जो बढ़ के क्या हो गया 82। फीमेल की बात करें तो 1990 में 37.9%, मतलब 100% में गर्ल्स कितनी एजुकेटेड थी, 37.9, जो बढ़ के कितनी हो गई 66%, कहां पे 17-18 में, राइट। तो 100% रेशो अचीव करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन परसेंटेज का बढ़ना ये भी एक अच्छा साइन है। तो यहां तक जो मैंने आपको पैरा फॉर्म में पढ़ा है उसको आप आराम से पढ़ो, डेटा को एक बार आराम से पढ़ो, इग्नोर कुछ भी नहीं करना है। हाँ, रिकॉल हो जाता है तो बेस्ट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर, मतलब अगर हम बात करें शिक्षा का क्या भविष्य हमें नजर में आता है, तो जो मैंने प्रीवियस डेटा आपको बताया उसको देख के ही लगता है कि वी आर इन द गोइंग अहेड, वी आर इन द ग्रोइंग स्टेट। हमारा डेटा नेगेटिव नहीं है, मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है उसका पॉजिटिव रिजल्ट है। और एक दिन ऐसा आएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश जाना जाएगा। और मैं आपको बता दूं अभी भी ऐसा है, सीबीएसई बोर्ड इंडिया के बाहर भी कई देशों में फॉलो होता है। इंडिया के कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया के बाहर बहुत फेमस हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, आईसीआई है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका जो करिकुलम है, कोर्स है, वो बहुत सारी कंट्री में फॉलो किया जाता है। तो ये हमारे तरीके से हम कह सकते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इंडिया के एजुकेशन सेक्टर का बहुत ज्यादा ब्राइट है, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो टॉपिक बुक में है, देखिए टॉपिक लिखा हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। हर घर में शिक्षा देना, हर कैटेगरी के बच्चों को शिक्षा देना, 100% एजुकेशन एनरोलमेंट करना अभी इतना आसान नहीं है। बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं, बच्चे को हम कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर सकते, बच्चे को हम शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन बच्चा ब्राइट ही हो इसकी श्योरिटी नहीं है, ये क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी एक तरीके से आप कह सकते हैं पर्सनल ग्रोथ की बात है।
राइट। फिर दूसरा एक पॉइंट है दोस्तों, जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। अगर हम बात करें मेल फीमेल परसेंटेज की, जैसा कि डेटा को मैंने देख के बताया, अगर हम बात करें तो मेल का जो परसेंटेज है एजुकेशन सेक्टर में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि थोड़ा सा हम देखते हैं हमारे देश में अभी थोड़ा सा जेंडर बाइसनेस है, महिला प्रधान देश अभी नहीं है, पुरुष प्रधान देश माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और आगे भी ठीक हो जाएगा ये रेशो। अब पहले के टाइम पर अब में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आए हैं। पहले शिक्षा का अधिकार ही नहीं था महिलाओं को, राइट। शिक्षा का अधिकार का मतलब अगर घर में पुरुष है तो वही स्कूल जाएंगे, वही पढ़ेंगे, उनको नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, ये थिंकिंग ऐसी थी। लेकिन अब के टाइम में ऐसा नहीं है, तो सरकार ने इसको लेकर के बहुत सारी स्कीम भी चलाई है और वो स्कीम आपको पढ़ के भी जाना है। और उस स्कीम का नाम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम का नाम है। इसमें आपको क्या देखना है, तो ये स्कीम 2015 में आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके आई थी। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले जो मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाए, जो चाइल्ड गर्ल एक तरीके से प्रोटेक्शन है, जो भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोका जाए, और एक तरीके से गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया जाए कि जितना हम लोग एक तरीके से बॉय एजुकेशन एक तरीके से मेल डोमिनेंट है, उतना ही हम फेवर किसको करें, एक तरीके से फीमेल को भी करें। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, 100% स्कॉलरशिप, 100% शिक्षा फ्री, एक तरीके से अनुदान राशि देना, बहुत तरीके से सहायता स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट दोनों मिलके कर रही हैं, राइट। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन का लेवल क्या हो रहा है, पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था, हायर एजुकेशन सबके लिए पॉसिबल था, मैक्सिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट बहुत माना जाता था, 12th एजुकेशन अगर किसी ने ले ली बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन आज के टाइम में कॉलेज एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक नॉर्मल डिग्री हो गई है, एक आम एजुकेशन हो गया है, क्योंकि हमें पता है इतना कॉम्पिटिटिवनेस आजकल हो गया है कि अगर आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अच्छी डिग्री लेंगे, उतना ज्यादा आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर अगर हम बात करें तो शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही मैंने आपको बताया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन शिक्षा पे आधारित है। अगर एक शिक्षित नागरिक होगा, अच्छा उसका पालन पोषण होगा, अच्छा उसका रहन सहन होगा, अच्छी उसको शिक्षाएं, अच्छी उसको सुविधाएं मिलेंगी और उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 4। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया। अब आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है सारे आपको डिटेल से पढ़ने। स्टिल अगर आपके पास कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने डिस्कस नहीं किया क्लास में, तो आप उसका मुझे डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसकी आप फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।